इतनी सी है, दिक्कत बस इतनी सी है कि जब भी सेल डिवाइड करती है तो उसके ऊपर ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, जो ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि इस सेल की कितनी कॉपीज बनेंगी, मतलब ये सेल कितनी बार डिवाइड करेगी। और बहुत सारे ब्रेकिंग सिस्टम्स होते हैं कि ये इससे ज्यादा डिवाइड ना कर पाए, है ना। तो कई सारी ऐसी जीन्स होती है, जैसे प्रोटो ऑन्कोजीन होती है ना, तो ये क्या करती है, सेल को डिवाइड करने का संदेशा देती है, ठीक है। अगर वो ज्यादा काम करने लग जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक्टिव हो जाए, तो क्या होगा, सेल ज्यादा डिवाइड करने लग जाएगी, ठीक है। तो अब कैंसर क्या होता है ये समझते हैं। तो जब सेल के डिवीजन पे ब्रेक ना लग पाए, एक सेकंड होल्ड करना। सो गाइज, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ। सो लेट्स स्टार्ट फिर से। कैंसर क्या होता है मैंने आपको बताया अभी, कि जब सेल के डिवाइड होने पर कोई ब्रेक ना लग पाए, तो सेल क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा डिवाइड करेगी, और इसकी वजह से एक एरिया में बहुत सारी डेंस सेल्स बन जाएंगी। इसको बोलते हैं ट्यूमर, है ना। ट्यूमर मतलब गठान बोलते हैं ना, जैसे हिंदी में गठान हो गई हमको, दैट इज ट्यूमर। तो होता क्या है, कैंसर, कैंसर इज जस्ट अ ट्यूमर, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में देखें कि क्या चीज होती है, तो एक ट्यूमर होता है बस। पर उसके पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा कि यार ट्यूमर क्या चीज होती है। तो ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो आपको समझ में आया ट्यूमर का मतलब क्या है, कि सेल्स जब बहुत ज्यादा डिवाइड करने लगती जल्दी जल्दी तो ट्यूमर बन जाता है, दैट्स इट। अब ये जो ट्यूमर होता है गाइस, ये बिनाइन हो सकता है और मैलिग्नेंट हो सकता है। बिनाइन का मतलब होता है कि ये खतरनाक नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, लोकल होता है, डू नॉट स्प्रेड, मतलब स्प्रेड नहीं होता, फैलता नहीं है ज्यादा, थोड़ा 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 बड़ा होता रहता है, सालों में लग जाते हैं उसको बहुत बड़ा होने में। और कॉजेस लिटिल डैमेज, क्योंकि ये बहुत स्लोली डिवाइड करता है और बहुत स्लोली इसकी सेल्स क्या करती है, बड़ी होती जाती है। बड़ी तो नहीं होती, सेल्स डिवाइड करने लग जाती है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है, जिसको हम कैंसर बोल रहे हैं, ये अलग टाइप का ट्यूमर होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर नियोप्लेजिया होता है, मतलब न्यू सेल ग्रोथ होने लगती है। सेल्स बहुत रैपिडली ग्रो करती है। जैसे बिनाइन ट्यूमर में अपन ने क्या देखा, कि डो नॉट स्प्रेड और बहुत स्लो स्लो ग्रो करने वाला ट्यूमर होता है बिनाइन ट्यूमर। लेकिन मैलिग्नेंट जो है वो वेरी रैपिडली ग्रो करता है, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है। अब सोचो कि छोटे थोड़े से टाइम में ही अगर कोई ट्यूमर जल्दी जल्दी ग्रो करने लगेगा, तो साइड के स्ट्रक्चर्स को क्या करेगा, दबाएगा, तो डैमेज करेगा, तो डैमेजेस सराउंडिंग टिश्यूज, ठीक है। तो आप लोगों ने कैंसर का फोटो देखा होगा, सिगरेट के पैकेट के पीछे भी बना हुआ आता है। सिगरेट गुटखा जो खाते लोग उनको पता होगा, उस पैकेट के पीछे बना हुआ आता है एक इंसान का चेहरा, जिसके यहाँ पे बहुत सारा लाल लाल हो रखा रहता है, मतलब पता नहीं कौन सी बीमारी रहती है उसको। तो वो एक्चुअल में क्या रहता है, कैंसर रहता है गाइस, ठीक है। तो कैंसर के बारे में हम देखते हैं कि ये बिनाइन ट्यूमर से अलग है। तो हमने देखा कि ये लोकल होता है, स्प्रेड नहीं करता बिनाइन वाला। लेकिन मैलिग्नेंट वाला क्या करता है, स्प्रेड भी करता है। तो स्प्रेड करने का मतलब कैसा है, देखो, जैसे एक ट्यूमर था, इस ट्यूमर में सेल इतनी तेज तेज डिवाइड करती है कि इसको कुछ पता नहीं चलता है कि कितना मैं डिवाइड कर रही हूँ। तो ये बस डिवाइड करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है, और फिर ना गलती से वहां से डिटैच हो जाती है। डिटैच होने के बाद में जो भी ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर घुस के वो दूसरी जगह पे स्प्रेड हो जाती है, मतलब दूसरी जगह चले जाती है। अब वो जहां पर जाएगी वहां पे फिर डिवाइड करने लगेगी। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह कैंसर फैल जाता है। तो हम बोलते हैं ना कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी, क्योंकि कैंसर फैल जाता है, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मतलब क्या होता है, कैंसर जिस तरीके से फैलता है उस तरीके को क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बिनाइन ट्यूमर मेटास्टेसिस करता है?
नहीं, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या करता है, मेटास्टेसिस करता है, जिसकी वजह से वो फैल जाता है पूरी बॉडी के अंदर। तो सबसे ज्यादा फीमेल्स में जो कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, और मेल्स में सबसे ज्यादा कौन सा कैंसर होता है, माउथ का कैंसर होता है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग गुटखा चबाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो इस वजह से उनको माउथ का कैंसर हो जाता है। ठीक है गाइस, तो अब कैंसर होता कैसे है फिर, अब ये सोचो। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल के डिवीजन के ऊपर एक ब्रेक लगा हुआ होता है, कई सारी जीन्स होती है जो कंट्रोल करती है ये सब चीजें। ठीक है गाइस, तो बहुत कॉम्प्लेक्स मतलब इसका रेगुलेशन होता है, लेकिन हम सरल भाषा में समझते हैं। अगर मान लो कोई भी एक जीन खराब हो जाए, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो ब्रेक जो उसके ऊपर लगा हुआ है कि अब और डिवाइड नहीं करना, ये ब्रेक उससे हट जाएगा और सेल डिवाइड करने लग सकती है। तो ब्रेक हटाने वाले जो लोग हैं, मतलब यूं कहें कि सेल को जबरदस्ती डिवाइड करवाने देने वाले जो लोग हैं, उन एजेंट्स को हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस। मतलब वो कार्सिनोमा करवाते। व्हाट इज कार्सिनोमा? कैंसर का ही जो लैटिन वर्ड है वो कार्सिनोमा है, कार्सिनोमा। तो कार्सिनोजेंस का क्या मतलब हो जाएगा कि जो कार्सिनोमा जनरेट करते हैं, मतलब कार्सिनोमा करवाते हैं। तो कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस आर नोन एज कार्सिनोजेंस। तो कार्सिनोजेंस टोटल 3 टाइप के होते हैं। पहला है फिजिकल, दूसरा है केमिकल, तीसरा है बायोलॉजिकल। फिजिकल में आपके पास में आती है कुछ रेज, जैसे एक्सरे और गामा रे। तो ये कुछ ऐसी रेडिएशंस हैं जो क्या करती है, सेल्स को म्यूटेशन करवा देती है। सेल के अंदर जो डीएनए होता है उसमें म्यूटेशन हो जाता है। अब म्यूटेशन तो आप लोगों को पता ही होगा क्या चीज होती है। तो म्यूटेशन की वजह से डीएनए में चेंजेस होते हैं। उस चेंजेस की वजह से जीन चेंज हो जाती है, और जीन में जब चेंजेस हो जाते हैं तो जीन क्या हो जाती है, या तो जीन बंद हो जाएगी, या तो फिर जीन बहुत खतरनाक हो जाएगी, कुछ तो भी म्यूटेशन हो जाएंगे उसमें। तो यहाँ पर उसमें म्यूटेशन हो जाते हैं और वो जीन बंद हो जाती है। तो जो ब्रेक्स होते हैं सेल साइकिल पर, सेल साइकिल के ऊपर जो ब्रेक्स लगा के रखे हैं हमारी बॉडी ने, वो ब्रेक हट जाता है, क्योंकि वो जीन अब कंट्रोल नहीं कर रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि कैंसर हो जाता है। ठीक है गाइस। फिर दूसरा केमिकल हो सकता है, जैसे तंबाकू, है ना, कुछ लोग सिगरेट विगरेट जो पीते हैं, उनमें क्या हो जाता है कि जो स्मोक रहता है, स्मोक के अंदर उसमें टोबैको के स्मोक में क्या होता है, निकोटीन होता है और बहुत सारा टार होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम मूवीज देखने के लिए जाते हैं तो वहां पे ऐसे निचोड़ता है उसको, लंग्स को निचोड़ता है एक व्यक्ति, और बोलते हैं उसमें कि इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार करने के लिए काफी है। तो ये जो है वो एक्चुअल में टार, अपन उसको बोल सकते हैं कि मेनली टार जो है वो क्या करवाता है, कैंसर कराता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। ठीक है गाइस। अब थर्ड पढ़ते हैं बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में आता है ऑन्कोजेनिक वायरसेस। कई सारे वायरस होते हैं। जब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एड्स कैसे होता है, तो हमने देखा था कि वायरस जो है वो सेल के अंदर घुस रहा है, आरएनए से डीएनए बना रहा है बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और डीएनए फिर हमारे होस्ट के ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ जुड़ जा रहा है, और फिर उसको क्या करवा रहा है, डिवाइड करवा रहा है। तो सोचो कि ये अगर बहुत ज्यादा डिवाइड करवाने लग जाए किसी सेल को, तो ऐसे में वहां पर ट्यूमर भी हो सकता है। तो क्या वायरस ट्यूमर करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है। तो ऑन्कोजेनिक वायरसेस होते हैं कई सारे। फिर कुछ सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स होती है, मतलब कुछ सेल के अंदर ही ऑन्कोजीन्स रहती है जो अगर डैमेज हो गई तो वो कैंसर करा सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था प्रोटो ऑन्कोजीन। तो ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन होती है, ये नॉर्मली क्या करती है, ये नॉर्मली सेल को ज्यादा डिवाइड नहीं होने देती। कितना डिवाइड करना है ये डिटरमाइन करती है ये जीन। पर अगर ये जीन में किसी भी तरीके से म्यूटेशन हो जाता है तो ये जीन खराब हो जाती है, और जो ब्रेक्स लगे हुए हैं सेल के साइकिल के ऊपर, सेल साइकिल के ऊपर, वो ब्रेक्स हट जाते हैं और कैंसर हो जाता है। ठीक है गाइस। तो अब इसको डिटेक्ट करते हैं हम लोग किस तरीके से, वो देखते हैं। तो देखो, अगर आपको कहीं पे भी ट्यूमर हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर आपका क्या क्या डायग्नोसिस कैसे करेगा ये देखते हैं सबसे पहले, है ना। तो डॉक्टर क्या करेगा, उसकी बायोप्सी लेगा। व्हाट इज बायोप्सी? बायोप्सी का मतलब है, यस, प्रकृति पहले से होता है ऑन्कोजीन हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन वो प्रोटो ऑन्कोजीन, जैसे यहाँ पे नाम लिखा है ना, प्रोटो ऑन्कोजीन। तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन के फॉर्म में हमारे अंदर रहता है, और ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट जीन है जो कंट्रोल करती है कि कितना सेल को डिवाइड करना है। पर अगर ये खराब हो जाएगी, जैसे म्यूटेशन की वजह से या कुछ वायरसेस की वजह से, तो यहाँ पर कैंसर होने के चांसेस हैं। ठीक है। अब जो कैंसर, जहां पर ट्यूमर हुआ है, तो बायोप्सी अपन करेंगे उसमें। और फिर बायोप्सी का क्या मतलब होता है, उस सेल, वहां के जो ट्यूमर है उसमें से एक बहुत ही पतला सा स्लाइस निकालेंगे, बहुत ही पतला सा कट लगा के स्लाइस निकालेंगे, और उसको फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। मतलब
जो माइक्रोस्कोप है उसके अंदर अपन उसको देखेंगे। और सबसे मेन ब्लड और बोन मैरो का एग्जामिनेशन जनरली किया जाता है, क्योंकि ब्लड में अपने को कैंसर की सेल्स मिल जाती है कई बार, जो मेटास्टैटिक सेल्स रहती है, और कई बार बोन मैरो में भी सेल्स घुस जाती है कैंसर की, इसलिए बोन मैरो को भी हम क्या करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिखा है, इंक्रीजेस सेल इन ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ल्यूकेमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर, मतलब ब्लड की जो सेल्स होती है ना, डब्ल्यूबीसी होती है, ल्यूक का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी, और ईमिया का मतलब होता है ब्लड में। तो ल्यूकेमिया एक्चुअल में कैंसर है जो कि डब्ल्यूबीसी को बहुत ज्यादा ब्लड में बढ़ा देता है। ठीक है, तो उस केस में अब ये कैंसर सोचो कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, बोन मैरो में स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट सब कहाँ बनते हैं, बोन मैरो के अंदर बनते हैं। तो बोन मैरो में एक कैंसर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी का, जो कि हमको कैसा दिखेगा, ल्यूकेमिया, ब्लड का कैंसर दिखेगा। ठीक है, तो उसके अंदर भी हम बोन मैरो की बायोप्सी करते हैं और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, एचपीई। फिर दूसरा होता है एक्सरे। जैसे हम एक्सरे डाल के देखेंगे कि, अब देखो, अब कोई बोल देगा कि यार एक्सरे तो क्या करवा देती है, एक्सरे तो खुद कार्सिनोजन है, फिर उसको कैसे यूज कर रहे हो। तो एक्सरे जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर लेगा तो कार्सिनोजन है, एक दो बार से नहीं होता है। ठीक है गाइस, तो एक्सरे हम उसका करेंगे डायग्नोसिस के तौर पे, तो हमको एक ट्यूमर दिखेगा, बड़ा सा मास दिखेगा, तो हम समझ जाएंगे कि यार ये क्या है, कैंसर हो सकता है। फिर सीटी स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन एक्चुअली क्या होता है, एक्सरे ही होता है, लेकिन बस एक सर्कुलर तरीके से हम उसको डालते हैं पूरे बॉडी के ऊपर, तो एक स्लाइस बन जाती है। जैसे मान लो कि मेरे को आप लोगों ने उसमें देखा होगा कई सारी मूवीज में, जिसमें एक व्यक्ति को लिटा देते हैं और फिर उसको धीरे 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 मशीन के अंदर डालते हैं, वो एक्चुअली एमआरआई रहती है, लेकिन सीटी स्कैन भी उसी टाइप की रहती है। तो सीटी स्कैन में क्या यूज किया जाता है, एक्सरे यूज की जाती है, जो कि सर्कुलर रिंग के फॉर्म में पड़ती है एक सब्जेक्ट के ऊपर, और फिर वो सब्जेक्ट का जो है वो पूरा स्लाइस का फोटो बना के बाहर निकाल देता है, मतलब हमको दिखा देता है। ठीक है गाइस, फिर एमआरआई की बात करें तो एमआरआई मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें हम मैग्नेट्स का यूज करते हैं, मतलब एक्चुअल में यहाँ पर 3 टेस्ला या 2 टेस्ला की मशीन होती है, टेस्ला वगैरह आपको पता होगा अगर आपने मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ा है तो 2 या 3 टेस्ला बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, मतलब मैग्नेटिज्म है, मतलब एक टाइप से, है ना। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक मैग्नेट्स होते हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है, खूब सारी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिसके अंदर जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, जो कि हमको एक फिल्म में दिखता है। तो एमआरआई जो है वो हम करवाते हैं। ठीक है गाइस, बहुत महंगी होती है एमआरआई। और क्या कर सकते हैं डिटेक्शन में, एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर। कई सारे कैंसर होते हैं जिनके अगेंस्ट में हमारी बॉडी एंटीबॉडी भी बनाती है, लेकिन क्योंकि कैंसर तो कैंसर है, कैंसर से तो कोई जीत नहीं सकता, तो एंटीबॉडीज उसको मार नहीं पाती, और वो दिखती जरूर है ब्लड में, तो हम उस एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर लेते हैं और अब पता लगा लेते हैं। ठीक है गाइस, फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो जैसे एक एग्जांपल लिखा एंजेलिना जॉली का, तो उसका मैं एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना होगा सबके बारे में, ये एंजेलिना जॉली के बारे में, बहुत ही फेमस जो है ये सेलिब्रिटी है। तो एंजेलिना जॉली की जो मम्मी थी, उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर हो गया। तो ये जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, इसकी एक जीन होती है BRCA, है ना, ब्रेका। तो ये जो ब्रेका जीन थी, ये डिटेक्ट की गई थी कि एंजेलिना जॉली के अंदर भी है। तो एंजेलिना जॉली ने ऑलरेडी मेस्टेक्टमी करा ली, मतलब ऑलरेडी उसका ऑपरेशन उसने पहले से ही करवा लिया। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो जीन्स हैं, वो सब हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट करा सकते हैं कि क्या मेरे अंदर ये जीन है। अगर वो जीन आपके अंदर भी है तो आप क्या करवा सकते हो, प्रोफाइलेक्टिकली मतलब बीमारी होने से पहले ही उसको क्या करवा सकते हो, रिमूव करवा दो। अब उसने ब्रेस्ट ही रिमूव करवा दिए तो उसको क्या ही कैंसर होगा, है ना। चलो, अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इसका, आप सभी लोगों को पता है, सर्जरी। हमको क्या करना पड़ेगा, उसको काट के निकालना पड़ेगा ट्यूमर को। लेकिन दिक्कत इतनी सी है कि जब बहुत बड़ा ट्यूमर हो जाता है तो बहुत सारे आसपास के स्ट्रक्चर्स को भी अपने घेरे में ले लेता है, तो बहुत सारा नॉर्मल टिश्यू भी काट के फेंकना पड़ता है। ठीक है गाइस, तो सर्जरी अगर हम पहले ही स्टेज में कर दे, पहले या दूसरे स्टेज में, तो सही है। अगर वो थर्ड फोर्थ स्टेज में जा चुका है कैंसर ऑलरेडी, तो फिर ज्यादा अच्छी प्रोग्नोसिस नहीं है, मतलब ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं है सर्जरी का।
फिर दूसरा है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का मतलब आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार क्या होता है कीमोथेरेपी, तो कीमोथेरेपी इज जस्ट ड्रग थेरेपी। ड्रग्स मतलब जो हम नॉर्मल दवाइयां खाते हैं, पैरासिटामोल और एजिथ्रोमाइसिन टाइप की दवाइयां, उस टाइप की दवाइयां रहती है, लेकिन ये एंटी कैंसर ड्रग्स रहती है, तो इनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसे हेयर लॉस, आप लोगों ने देखा होगा, जो लोगों को भी कैंसर हो जाता है वो लोग बाल कटवा लेते हैं, बिल्कुल ही टकले हो जाते हैं। तो हेयर लॉस एक्चुअल में ये जो कीमोथेरेपी होती है इसका साइड इफेक्ट होता है, उनके बाल झड़ने लगते हैं, इसलिए वो लोग क्या करवा लेते हैं, बाल हटवा लेते हैं। फिर दूसरा एनीमिया हो जाता है इसकी वजह से। एनीमिया क्यों हो जाता है, हमारी बोन मैरो जो होती है वो सप्रेस हो जाती है, बोन मैरो कुछ बना नहीं पाती, सेल्स वगैरह। फिर रेडिएशन थेरेपी यूज कर सकते हैं। अब देखो जैसे अपन ने देखा ना कि एक्सरे क्या करती है, एक्सरे सेल्स को डैमेज करती है, तो उसी टाइप से ये जो कैंसर सेल है उसको भी डैमेज करने के लिए हम रेडिएशन यूज कर सकते हैं। पर बस इतना सा है कि जो आसपास के सेल्स है उस पे नहीं जाना चाहिए, सिर्फ उसी सेल पे जाना चाहिए जो कि कैंसरस है। फिर इम्यूनोथेरेपी होती है कुछ, इम्यूनोथेरेपी जो कि अल्फा इंटरफेरॉन के फॉर्म में दी जाती है। तो व्हाट इज इम्यूनोथेरेपी, मान लो कि किसी व्यक्ति की बहुत ज्यादा इम्यूनिटी कमजोर है और इम्यूनोथेरेपी से उसका इलाज हो सकता है, मतलब उसकी उसकी बॉडी में अगर एंटीबॉडीज डाल दी जाए किसी भी कैंसर के लिए तो कैंसर खत्म हो सकता है। तो ऐसे में हम इम्यूनोथेरेपी से क्या करते हैं, उसकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। जैसे नाम है अल्फा इंटरफेरॉन, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको साइटोकाइन बैरियर्स में, है ना, इंटरफेरॉन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, अल्फा इंटरफेरॉन। सो ये इंटरफेरॉन की दवाई हम उसको देते हैं, उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, फिर इम्यूनिटी क्या करती है, उसको खत्म कर देती है कैंसर को। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से कैंसर होता है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वैसे समय आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका है, अगला टॉपिक पढ़ते हैं अब हम। सो गाइस, आप लोगों का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। सो ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज के बारे में अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। अभी एक्चुअली मेरे पास में आज टैबलेट नहीं है जिसमें मैं लिखता था, तो इसी में पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, सॉरी। क्लास ठीक है, कोई बात नहीं, लाइव स्ट्रीम नहीं हुई तो मुझे नहीं आता है कैसे करते। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। तो देखो क्या होता है ना, ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज क्या चीज होती है इसको समझते हैं। व्हाट इज ड्रग, मुझे ये बताओ कि ड्रग का मतलब क्या होता है, आप लोगों को क्या पता है ड्रग का मतलब क्या होता है। ओ आई एम सो सॉरी, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज के बारे में। तो व्हाट इज ड्रग्स, देखो ड्रग्स क्या होता है। ड्रग्स इज, आपने सही कहा, प्रकृति, एवरी मेडिसिन वी टेक इज काउंटेड इन ड्रग्स। तो ड्रग्स मतलब मेडिसिन।
जैसे आप लोगों ने देखा होगा ताना केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, है ना? तो ड्रगिस्ट है क्या? क्या मतलब हुआ ड्रगिस्ट का? क्या वो हेरोइन बेच रहा है अपनी दुकान में? नहीं, है ना? तो ड्रग्स का क्या मतलब होता है? मेडिसिन, जस्ट मेडिसिन। अब कोई मेडिसिन ऐसी हो जिसको खाने पे आपको मजा भी आए, तो कैसा रहेगा, है ना? खाने में या इंजेक्ट करने में या किसी भी तरीके से अगर आपको मजा आए तो आप उसको बार बार करना चाहोगे, है ना? जैसे हमको मोमोज अच्छे लगते हैं तो हम मोमोज बार बार खाते हैं, हर संडे मोमोज खा लेते हैं 1-2 प्लेट, है ना? तो दिक्कत यह है कि जो ड्रग या फिर जो मेडिसिन में आपको मजा आता है उसको आप बार बार लेना चाहोगे, और बार बार लेने से उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे आप बच तो पाओगे नहीं और ज्यादा नुकसान करेगी वो आपको। तो ड्रग एब्यूज वर्ड कहाँ से आया? यहीं से आया कि कोई भी व्यक्ति जो है उसके साइड इफेक्ट होते हुए भी उसको एब्यूज करेगा। एब्यूज करेगा मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करेगा। मतलब एक तो यूज होता है और एक एब्यूज होता है। यूज मतलब नॉर्मली जैसे आपको कोई बीमारी हुई तो आप उसको ले रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप एब्यूज कर रहे हो, एब्यूज मतलब उसको एक्स्ट्रा यूज कर रहे हो जो जिसके लिए वो इंटेंडेड नहीं है। मजे के लिए इंटेंडेड होती है कि दवाइयां? नहीं, आपकी हेल्थ को अच्छी करने के लिए होती है। तो ड्रग एब्यूज मतलब किसी भी ड्रग को ज्यादा से ज्यादा यूज करना और उसके साइड इफेक्ट्स को बिल्कुल ध्यान न देना। तो यहाँ पर लिखा है कि सर्वेज एंड स्टैटिस्टिक्स शो दैट द यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल हैज बीन ऑन राइज स्पेशली अमंग द यूथ। यूथ जैसे आप लोग रहते हैं उन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा ड्रग एब्यूज का क्या चलन बढ़ गया है, ठीक है? दिस इज रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न एज इट कुड रिजल्ट इन मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स। Proper education and guidance would enable youth to safeguard themselves against these dangerous behavior patterns and follow healthy lifestyle. तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि अगर प्रॉपर एजुकेशन रहेगा आप लोगों को और गाइडेंस मिलेगी, जैसे मैं अभी आपको गाइडेंस देने वाला हूँ, तो आप लोग क्या करेंगे? अपने आप को बचा के रखेंगे इन डेंजरस बिहेवियर पैटर्न से। डेंजरस बिहेवियर पैटर्न का क्या मतलब है कि कुछ ड्रग्स जो है आपको पता है कि इसका ये साइड इफेक्ट हो सकता है, तो आप अपने बिहेवियर में बदलाव लाओगे और आप उसको एब्यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है? और साथ ही साथ हेल्दी लाइफस्टाइल को भी फॉलो करोगे। तो ड्रग्स जो कि कॉमनली एब्यूज किए जाते हैं उनका नाम लिखा है यहाँ पर। ये है ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स। तो यहाँ पर सबसे मेनली 3 चीजें देके रखी है हमको। तो उसमें से सबसे पहले हम ओपियोइड्स पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे ओपियोइड्स दिए हुए हैं, थोड़ा सा ही दिया है, ज्यादा नहीं है। फिर दूसरा हमको दिया हुआ है कैनाबिनॉइड्स, और तीसरा हमको देखे रखा है कोकेन, कोका अल्कलॉइड्स। उसके बाद में आप देखो ये वाला जो पैराग्राफ है ड्रग्स लाइक बार्बिट्यूरेट्स, ये वाले पैराग्राफ में दूसरे जो हेलुसिनोजेंस होते हैं, हेलुसिनोजेंस, उनके बारे में दिया हुआ है। और फिर अगले पेज पे है स्मोकिंग के बारे में कि स्मोकिंग से क्या क्या नुकसान होता है, ठीक है गाइस? तो आज शायद यहाँ तक तो हमको पढ़ना ही है। 6:45 तक क्लास है मेरी, ज्यादा टाइम मुझे मिला नहीं है। अब अगली क्लास अगर होती है तो मैं ये बहुत ही शॉर्ट में, मतलब 5 से 10 मिनट के अंदर आपको 8.5.1 के बाद पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि बहुत ही फालतू चीजें लिखी है। फालतू तो नहीं, आप लोगों के लिए बहुत काम की चीजें हैं, आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कुछ ज्यादा काम का नहीं है, क्योंकि हम नीट के लिए पढ़ने वाले हैं इसलिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ओपियोइड्स के बारे में। तो अब ओपियोइड्स कहाँ से निकलते हैं और क्या होता है ओपियोइड्स, ठीक है? तो ये देखो, ये है ओपियम पॉपी। अब मैं इसका आपको एक पौधा दिखाता हूँ कैसा रहता है। देखो, ये पौधा है पापावर सोमनीफेरम का। पापावर सोमनीफेरम एक प्लांट होता है जिसको अफीम का पौधा भी बोलते हैं, अफीम, है ना? और ये जो गोल गोल है इसको बोलते हैं डोडा। ये जो है ना, ये इसका मतलब फल है, इसका फ्रूट है ये। और आपको ये बहुत अच्छे से पहचानते हुए आ जाना चाहिए कि इसका ये फ्लावर है। ये देखो, ये फ्लावर है ना? और ये इसके क्या है? फ्रूट्स है। तो फ्रूट्स जो है वो फ्लावर से ही बनते हैं। फ्लावर जब
खत्म हो जाता है, मुरझा जाता है, और उसके बाद में फिर ये फ्रूट बन जाता है। अब देखो करना क्या है, ये जो फ्रूट है, अब इसको ध्यान से देखो, क्या आप लोगों को ये सब दिख रहा है जो मैं दिखा रहा हूं? एक बार यस बोल दो कोई भी व्यक्ति। हाँ, तो आप देखो कि ये एक डोडा है। व्हाट इज दिस डोडा? पॉपी। इसको पॉपी भी बोल सकते हैं, डोडा भी बोल सकते हैं। दिस इज व्हाट, ये फ्रूट है पापावर सोमनीफेरम का। जब ये हरा हरा सा होता है, जब ये पक जाता है, तो हम क्या करते हैं, देखो इसमें ये कट लगाया हुआ है, ये बहुत सारे कट्स लगाए हैं, है ना। और जब आप इसको कट लगाते हो तो देखो ये व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ एमोर्फस सब्सटेंस, है ना, बाहर निकल रहा है इसमें से। तो ये जो सब्सटेंस है गाइस, इसको हम क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, है ना। और ये जो लेटेक्स है, इसको लेटेक्स बोलेंगे अपन। तो ये लेटेक्स को हम क्या कर लेते हैं, इसको हम जमा कर लेते हैं। और एक्चुअली इसको क्या है, सुबह सुबह 5 बजे कट लगाना पड़ता है, और फिर वैसे रात में ही कट लगा देना पड़ता है, और सुबह सुबह 5 बजे तक इसमें से बूंदे बाहर आ जाती है। उसको कलेक्ट कर लो। अब ये जो कलेक्टेड सब्सटेंस है, इसको हम बोलते हैं क्रूड ओपियम। क्रूड ओपियम कच्चा तेल जैसा रहता है ना, जैसे क्रूड ऑयल रहता है, वैसे ये क्रूड ओपियम है। अब ये जो क्रूड ओपियम है, इसको मैं आपको दिखाता हूं ये कैसा दिखता है। आप देख पा रहे हो कि ये काले कलर का है ना। ये देखो, तो एक्चुअली क्या होता है कि वो जो व्हाइट व्हाइट फ्लूइड निकला होता है, ये धीरे धीरे क्या होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्लैक कलर का हो जाता है, हवा की प्रेजेंस में ब्लैक कलर का हो जाता है। और ये कुछ इस तरीके से पैलेट के फॉर्म में बन जाता है। ये देखो, ये पैलेट के फॉर्म में बन गया, ये गोल गोल, है ना। और बचा हुआ फिर ये जो डोडा होता है, ये डोडा चूरा के नाम से भी बिकता है बाजारों में, आपने देखा होगा। अंदर से देखोगे अगर इसके फ्रूट को, तो यहाँ पे देखो ये खसखस है, खसखस। खसखस जो होती है, उसमें कोई भी ट्रेस अमाउंट में भी कोई भी ड्रग प्रेजेंट नहीं होता है। आप खसखस बहुत आराम से खा सकते हो, खसखस का हलवा भी बनाया जाता है ना गाइस। और ये देखो, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है इसको। ये देखो कितना सारा इसने ओपियम, क्रूड ओपियम को कलेक्ट कर लिया। अब वापस हमारे इसके ऊपर आते हैं। हाँ, सो गाइस, ओपियोइड्स क्या होते हैं? ओपियोइड्स आर द ड्रग्स विच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स, ठीक है, प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अच्छा, एक चीज जो मैं बताना भूल गया आप लोगों को, वो ये है कि ओपियम जो होता है, ओपियम का मतलब क्या है कि जो निकाला गया है इस पौधे से, उसको ओपियम बोलते हैं, या फिर क्रूड ओपियम बोल लो। ये जो क्रूड ओपियम है, ये अफीम है, अफीम। आप लोगों ने अफीम का नाम पक्का सुना होगा। तो दिस इज व्हाट, अफीम। अब ये जो अफीम होता है, इसके अंदर केमिकल होते हैं 2-3। जैसे सबसे मेन होता है एक तो आपका मॉर्फिन, और दूसरा होता है कोडीन। तो कोडीन के बारे में पहले बता देता हूँ। जो कोडीन होता है, वो खांसी वगैरह को रोकने के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। कोरेक्स नाम से दवाई आती है बाजार में, आपको वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलेगी नहीं, है ना, क्योंकि आप उसको अगर पियोगे, पूरी बोतल अगर पी जाओगे, तो वो मॉर्फिन जैसा ही इफेक्ट करती है। तो जो दवाई है कोडीन, उसका काम क्या है कि वो एंटी टुसिव होती है, मतलब उससे गले की जो खराश वगैरह है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब दूसरी ड्रग पे आते हैं, उसके अंदर कौन सी होती है, मॉर्फिन। तो ये जो मॉर्फिन होता है ना, ये है आपका सबसे मेन कंपाउंड इसके अंदर, जो बहुत खतरनाक केमिकल है। इसकी अगर आपने एक डोज भी ले लिया अगर, तो आप एडिक्ट हो सकते हो, ठीक है गाइस। पर ये लेस एडिक्टिव है कोकेन के कंपैरिजन में, पर फिर भी बहुत ज्यादा एडिक्टिव सब्सटेंस है। अब मॉर्फिन का यूज क्या है, इसको समझते हैं पहले। मॉर्फिन जो होता है बेटा, उससे दर्द खत्म हो जाते हैं जिंदगी के। मतलब आपको कहीं पर भी दर्द हो रहा हो, कितना भी खतरनाक दर्द हो रहा हो, आप मॉर्फिन अगर लोगे तो आपका दर्द खत्म हो जाएगा। तो मेडिकल में आप इसको किस तरीके से मतलब यूज कर सकते हो, दर्द खत्म करने के लिए, है ना। जैसे कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो मॉर्फिन दे देते, व्यक्ति आराम से लेट जाता है। और पहले इसको ऑपरेशन के टाइम पे भी यूज करते थे, कि ऑपरेशन करना है किसी भी व्यक्ति का, मॉर्फिन दे दो, सो जाएगा बढ़िया, दर्द भी नहीं होगा, ऑपरेट कर लो और फिर खत्म। लेकिन दिक्कत बस ये है कि मॉर्फिन अगर देते थे, तो व्यक्ति और मांगता था, बोले और चाहिए, है ना। तो मॉर्फिन इज एडिक्टिव केमिकल, ठीक है। तो यहाँ पे आगे पढ़ते हैं कि क्या क्या कैसे काम करता है ये। तो देखो यहाँ लिखा है, opioids are drugs which bind to specific opioid receptors present in our central nervous system and gastrointestinal tract. अब
कई सारे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार ओपियोइड रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन में क्या कर रहे हैं, है ना? हमारे ब्रेन में ओपियोइड रिसेप्टर है ही क्यों? व्हाट इज ओपियोइड रिसेप्टर? रिसेप्टर मतलब ऐसा प्रोटीन मॉलिक्यूल जिसके ऊपर जाके ओपियम का ये मॉलिक्यूल जो है, जैसे मॉर्फिन है, मॉर्फिन जाके इससे चिपकेगा। तो ये जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल है, यही क्यों है हमारी बॉडी में? अगर ये होता ही नहीं तो मॉर्फिन तो हमारी बॉडी में कोई भी इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाता। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हमारी बॉडी खुद ओपियम बनाती है गाइस। यस, हम जब गिरते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग साइकिल चलाते चलाते गिर गए या गाड़ी से गिर गए, जैसे ही हम गिरते हैं, गिरते से हमको दर्द नहीं होता है ना? कम से कम ऐसे समझ लो कि 5-10 मिनट, 15-20 मिनट उतना तेज दर्द नहीं होता है, लेकिन फिर धीरे से बहुत तेज दर्द होने लग जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम ऐसी स्ट्रेस सिचुएशन में होते हैं, जब कुछ हमारे साथ में बुरा हो जाता है, जैसे हम गिर गए या हमको कुछ लग गया, तो उस टाइम पे ये ओपियम निकलता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है? और ये हमारे दर्द को, जो दर्द उसी टाइम पे प्रोड्यूस हो रहा है, उसको क्या कर देता है, बिल्कुल ही बहुत न्यूट्रल कर देता है, मतलब बहुत कम कर देता है। लेकिन धीरे धीरे इसका इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है और अल्टीमेटली हमको दर्द होने लग जाता है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ओपियोइड रिसेप्टर जो है वो हमारे दर्द को खत्म करने के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इसको हम एंडोर्फिन्स भी बोलते हैं, अगर किसी को पता हो तो। अब इसका काम क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये आपको बिल्कुल ही एनाल्जेसिक के तरीके से आप यूज कर सकते हो। और तो और मैं ये भी बोलता हूँ कि मॉर्फिन जो होता है उससे ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो दर्द खत्म कर पाए इससे ज्यादा बढ़िया। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। हेरोइन क्या चीज होती है? यहाँ देखो नाम लिखा है हेरोइन। तो अब देखो करना क्या है, मॉर्फिन पहले लोग लेते थे, है ना? कैसे लेते थे? थोड़ा सा पानी लिया चम्मच में, उसमें वो काले कलर की जो हमने निकाली थी अभी पेड़ से, उसके फ्रूट से, उसको रखा, नीचे से गर्म किया, या तो डायरेक्टली उसी को खा गए, या तो फिर गर्म करके उसमें से जो फ्लूइड निकला है उस फ्लूइड को इंजेक्ट कर लिया। इस तरीके से लोग इसको यूज करते थे, ठीक है गाइस? मतलब इंजेक्ट भी कर सकते हो आप मॉर्फिन को। लेकिन दिक्कत यह है कि उतना ज्यादा, मॉर्फिन का पहला फर्स्ट टाइप कौन सा था, एक बार रिपीट प्लीज। देखो मैंने आपको ये बताया कि जो ओपियम निकला है, मतलब जो क्रूड ओपियम निकला है फ्रूट से, ब्लैक कलर का, वो जो है उसके अंदर है मॉर्फिन। तो मैं मॉर्फिन के बारे में बता रहा था कि आप मॉर्फिन को, जैसे वो जो अफीम होता है, अफीम को भी डायरेक्ट खा सकते हो तो आपको मॉर्फिन मिल जाएगा। या फिर आप क्या करो कि वो जो अफीम है उसको एक चम्मच में लेके उसको गर्म करो पानी के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा घुल जाएगा उसके अंदर, और फिर वो घुला हुआ जो है सब्सटेंस लोग क्या करते हैं, इंजेक्ट कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर। लेकिन दिक्कत यह है कि मॉर्फिन उतना बढ़िया नहीं लगता लोगों को, उतना बढ़िया नहीं लगता। सोचो इतनी खतरनाक ड्रग होके भी ये उतना बढ़िया नहीं लगता। तो मॉर्फिन को इन लोगों ने कर दिया डाई एसिटाइलेशन, मतलब 2 बार एसिटाइलेशन कर दिया, जिससे क्या बन गया, हेरोइन बन गया गाइस। यस, अब हेरोइन क्या होता है, हेरोइन जो है बिटर बिटर ऑर्डरलेस और व्हाइट कलर का एक क्रिस्टल कंपाउंड बन जाता है, ठीक है? अब ये जो क्रिस्टल कंपाउंड है, इसको आप क्या करो, बढ़िया से सिरिंज में भलो, इंजेक्ट कर लो, खत्म कहानी। और ये जो है दुगना पोटेंट है, इससे मॉर्फिन से भी ज्यादा पोटेंट है ये। अगर ये किसी ने लगा लिया, सो ही जाएगा अगर वो पहली बार लगा रहा है तो, ठीक है? और दर्द तो इससे बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो मॉर्फिन जो है उससे खतरनाक एडिक्टिव ड्रग भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो हेरोइन जो है वो मॉर्फिन से ही डिराइव्ड है। और मॉर्फिन से कैसे डिराइव्ड है, लिखा है केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन है हेरोइन। मतलब मॉर्फिन का 2 बार एसिटाइलेशन करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होता है एसिटाइलेशन। अब आगे पढ़ते हैं। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पापावर सोमनिफेरम। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। बेटा मॉर्फिन से पहले मैंने क्या बताया था तुमको, मुझे याद नहीं है यार। मैंने मॉर्फिन ही बताया था, एक मॉर्फिन बताया था और एक कोडीन बताया था। कोडीन, कोडीन आपके सिलेबस में है नहीं, मत लिखो उसको, है ना? कोडीन कफ सिरप में होता है, कोरेक्स नाम की कफ सिरप होती है, ठीक है? अब आगे पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है कैसे लेते हैं इसको, है ना? तो जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन। तो या तो आप उसको नाक से ले लो ऐसे, आप लोगों ने देखा होगा कई सारी मूवीज में लोग ऐसी लाइंस बनाते हैं, वैसे वो लाइंस कोकेन की बनाते हैं, लेकिन हेरोइन को भी इस तरीके से लिया जा सकता है ना? और दूसरा इंजेक्शन
ठीक है। तो हेरोइन करता क्या है, हेरोइन इज अ डिप्रेसेंट, ये आपको सुला देगा, आपकी एक्टिविटीज को कम कर देगा, स्लोज डाउन बॉडी फंक्शंस। ठीक है, आपको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो जाएगी अगर आप हेरोइन बहुत ज्यादा लेते हो। और सब ये तो मैंने साइड इफेक्ट बताया आपको। सबसे मेन चीज तो ये है कि आप एडिक्ट बन जाओगे और बर्बाद कर लोगे अपनी जिंदगी। ठीक है गाइस, अब हम आते हैं सेकंड चीज पे, कैनाबिनॉइड्स। तो व्हाट इज कैनाबिनॉइड्स? कैनाबिनॉइड्स का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। भांग, चरस, गांजा, ये तीनों चीजें कैनाबिनॉइड्स के अंदर आती है गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कैनाबिनॉइड जो प्लांट है उसके बारे में बता देता हूँ। ये देखिए गाइस, ये कैनाबिस का पौधा है। ये आपने कहीं ना कहीं पक्का देखा होगा, कहीं भी उग जाता है ये। ठीक है गाइस, ये देखो, ये इसका पत्ता है ना। और ये पत्ते आप लोगों ने कई जगह पर देखा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अब्यूज किया जाने वाला सब्सटेंस है कैनाबिस, है ना। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो ये देखो, ये मैंने आपको इसकी पत्ती बताई। अब देखो होता क्या है, अब मैं आपको बता रहा हूं कैनाबिस की इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है गाइस, तो ये देखो, ये कैनाबिस का इन्फ्लोरेसेंस है। इन्फ्लोरेसेंस मतलब फूलों का गुच्छा। बहुत सारे फूल हैं गाइस इसके अंदर। ठीक है, दिस इज फूलों का गुच्छा, और उसमें भी कौन सा, फीमेल फूलों का गुच्छा। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अब तीसरी चीज जो मैं दिखाऊंगा आपको वो है ये देखो कैसा लग रहा है ये बिल्कुल क्रूड ओपियम जैसा लग रहा है। वो भी काले कलर का था, ये भी काले कलर का है। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको तीन चीजें दिखाई गाइस। ठीक है, क्या आप सभी लोगों ने देखी? देखो, सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था पत्ता। उसका जो पत्ता है उसका फोटो एनसीईआरटी में बना हुआ है। ये देखो। हाँ, बिल्कुल सेम तो नहीं है, लेकिन ये देखो, ये कैनाबिस का पत्ता है जो मैंने आपको दिखाया था ऑनलाइन अभी गूगल पे, वो ये है। ठीक है गाइस, अगर ये आपको बना हुआ आ जाता है नीट में, तो आपको लगा देना है कि ये कैनाबिस है। ठीक है, अब कैनाबिस की तीन चीजें मैंने आपको बताई। सबसे पहला था ये पत्ता। ये पत्ते को सुखा के अगर आप पीस लो तो ये बन जाएगी भांग। ठीक है, भांग जो है वो कई सारे उत्सव में यूज किया जाता है, जैसे महाशिवरात्रि के दिन बहुत लोग पीते हैं, है ना। और बहुत सारे लोग तो ऐसे ही पी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भांग जो है आप सभी लोगों ने देखा होगा, भांग ठेका रहते हैं बहुत सारे। ठीक है, और उज्जैन वगैरह में बहुत ज्यादा भांग पी जाती है। ठीक है, अब दूसरी चीज जो मैंने आपको दिखाई थी, इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस आप लोगों ने देखा, वो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, गांजा होता है गाइस। उसको क्या किया जाता है, उसको क्रश करके उसको या तो आप स्मोक कर सकते हो, है ना, या तो आप उसको खा सकते हो। तो दैट इज नोन एज क्या, गांजा। ये देखो यहाँ लिखा है गांजा। ठीक है गाइस, और तीसरा जो होता है, ये मैंने आपको दिखाई रेजिन। ये रेजिन क्या होती है, ये रेजिन जब हम इसके फीमेल फ्लावर्स, ये फीमेल फ्लावर दिखाया था मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, ये भी फीमेल फ्लावर का गुच्छा है। देखो, ये बहुत सारा फीमेल फ्लावर का गुच्छा है। जब ये फीमेल फ्लावर को आप पेड़ से तोड़ते हो ना गाइस, तो एक बहुत ही चिपचिपा सब्सटेंस आपके हाथ पे लग जाता है। और ये जो चिपचिपा सब्सटेंस होता है, ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। बहुत सारे फूलों को हाथ लगाने के बाद जब आप इसको कलेक्ट करते हो, मतलब मैल के तरीके से आप इसको जब निकालते हो, तो ये बन जाता है, ये ब्लैक कलर का ये रेजिन बन जाता है ना। देखो, ये कैनाबिस की रेजिन पड़ी है यहाँ पे बहुत सारी। तो दिस इज नोन एज चरस या फिर हैश। हैश या फिर हशीश बोलते हैं गाइस इसको, हशीश। तो एक्चुअली एनसीईआरटी ने हशीश भी लिख दिया और कॉमा करके चरस भी लिख दिया, लेकिन चरस और हशीश जो है वो सेम ही चीज होती है गाइस। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि ये क्या करता है और कैसे इसको लिया जाता है। ठीक है, तो कैनाबिनॉइड्स आर अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स which interact with cannabinoid receptors प्रेजेंट प्रिंसिपली इन द ब्रेन। अब तुम पूछोगे क्या सर, ओपियोइड का तो समझ में आया, ये कैनाबिनोइड रिसेप्टर क्यों है हमारी बॉडी के अंदर, है ना। सोच रहे हो क्या आप लोग, बताओ कि नहीं सोच रहे हो, है ना। सो तो क्या होता है, कैनाबिनोइड रिसेप्टर्स का भी कुछ ऐसा ही काम होता है।
पर वो उतना खतरनाक नहीं है जैसे ओपियोइड में था, वो हमारे पूरे दर्द को खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग टाइप का केमिकल है। इसमें क्या होता है, जब हम जिम करके आते हैं या बहुत ज्यादा फिजिकल कुछ वर्क करके आते हैं, तो हमको ना यूफोरिया हो जाता है, मतलब बहुत ही मजा आने लगता है। जैसे जो भी लोग जिम जाते होंगे उनको पता होगा कि जिम जाने से क्या होता है कि हमको अलग ही एनर्जी फील होती है हमारी बॉडी के अंदर, और अलग ही मजा आता है, मतलब जिंदगी जीने का अलग ही मजा आ जाता है, क्योंकि हम जिम जाके आ रहे हैं इसलिए, तो है ना। तो ये एक्चुअली जो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स होते हैं, इनके ऊपर एंडोकैनाबिनॉइड केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में निकलते हैं। एंडोकैनाबिनॉइड नाम है उन केमिकल्स का। वो क्या करते हैं, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर पे चिपक जाते हैं और फिर हमको वेलबींग जो हमारे अंदर से आ रही होती है वो प्रोवाइड करते हैं हमको, ठीक है। और उसके लिए आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता, आपको जिम जाना है या फिर दौड़ लगानी है या फिर कुछ भी फिजिकल वर्क रोज करना है, तो आपको उसमें मजा आएगा, ठीक है गाइस। लेकिन अब लोग तो क्या करना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, बस कुछ नहीं किया, जलाया, स्मोक कर लिया और मजा आ गया। तो इस तरीके से कैनाबिस जो है, इसके रिसेप्टर्स पे ये बाइंड हो जाता है और हमको मजा आने लगता है, ठीक है गाइस। तो गांजा, चरस, हशीश, अच्छा एक चीज, ये मेरुआना, ये जो है मेरी जुआना, कुछ लोग पढ़ रहे होंगे उसको, लेकिन ये मेरी उआना है, मेरी उआना, जे साइलेंट है यहाँ पर। तो मेरी उआना क्या होता है, मेरी उआना एक्चुअली ये जो प्लांट होता है इसको बोलते हैं, है ना। लेकिन एनसीईआरटी तो कुछ भी बोलती है, एनसीईआरटी ने लिख दिया यहाँ पे कॉम्बिनेशंस टू प्रोड्यूस मेरीवाना, हैशीश, चरस एंड गांजा। मेरीवाना इज जस्ट इन तीनों का मिक्सअप। चरस, गांजा और जो भांग होती है, इन तीनों को एक साथ मेरीवाना बोल सकते हो आप, ठीक है गाइस। तो मैंने पढ़ाया आपको, नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा। तो ये जो कैनाबिनॉइड्स है ये कहां से निकलते हैं, कैनाबिस सटाइवा से निकलते हैं, जिसका पौधा मैंने आपको दिखाया। अब जो केमिकल है उसके अंदर, उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे हमने देखा था ओपीएम के अंदर केमिकल कौन सा था, मॉर्फिन और कोडीन। लेकिन यहाँ पे कौन सा केमिकल है, ये है टीएचसी का मॉलिक्यूल, टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पे बस इतना लिखा है स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल, तो आपको ऐसे ही याद रखना है, ये टीएचसी याद नहीं रखना है। तो ये डायग्राम को आप देख लो, आपको एग्जैक्टली नहीं पता होना चाहिए कि कहाँ पे ओएच लगा है, कहाँ पे डबल बॉन्ड है, कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। बस आपको अगर ये फोटो कहीं भी दिख जाए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या चीज है, कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है गाइस, ठीक है। अब इसको कैसे यूज करते हैं ये देखते हैं, और क्या क्या रहता है इसके अंदर, ये देखो। द फ्लावर टॉप्स, व्हाट इज फ्लावर टॉप्स, मैंने आपको इन्फ्लोरेसेंस दिखाया था, दैट इज फ्लावर टॉप्स। फिर लीव्स, लीव्स मतलब भांग। एंड द रेजिन, रेजिन मैंने आपको दिखाया था ब्लैक कलर का, जो उसके फ्लावर टॉप्स को अगर पकड़ते तो हमारे हाथ पे चिपक जाता है, दैट इज। तो ऑफ कैनाबिस प्लांट आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशंस टू प्रोड्यूस मैरिजुआना, हैशिश, चरस एंड गांजा, ठीक है। जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन, लेकिन यहाँ पे इसने ये गलत लिख दिया, इनहेलेशन से नहीं लिया जाता है, ये स्मोकिंग से लिया जाता है गाइस, ठीक है। तो स्मोक किया जाता है, एंड ओरल इंजेक्शन मतलब भांग को ओरली खा लिया जाता है। जैसे भांग का शेक बना लेते हैं या फिर गुरुजी की ठंडाई बना लेते हैं, उसमें मिला के उसको पिला देते हैं लोगों को, ठीक है। अब इसका इफेक्ट जो होता है मेनली ब्रेन पे होगा, क्योंकि ऑब्वियसली लिखा है कि इसके जो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स है वो प्रिंसिपली ब्रेन में होते हैं, और साथ ही साथ कुछ इफेक्ट्स जो है इसके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर भी होते हैं गाइस, ठीक है। अब एक सेकंड होल्ड करो। सो गाइस मुझे कॉल आया है कि अब अगली क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो मैं आपको बस यही चीज पढ़ा के आज खत्म कर देता हूँ। अगली क्लास में हम आगे की चीज पढ़ेंगे गाइस, ठीक है। तो मैंने आपको कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल्स के बारे में सब कुछ बता दिया कि ये किस तरीके से लिया जाता है और क्या है। अब मैं आपको एक सच बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं वो पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अब्यूज किए जाने वाला केमिकल होता है गाइस, ठीक है। ये कैनाबिनॉइड्स हर किसी को पता होता है कि ये मिल रहा है, पुलिस भी कुछ नहीं करती है और कुछ नहीं। तो अल्टीमेटली ये सबसे ज्यादा अब्यूज किया जाने वाला केमिकल है गाइस, ठीक है। सो यहाँ पर लिखा है कि नोन फॉर देयर इफेक्ट्स ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो एक्चुअली ये
सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है मेनली, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इसका कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है, पर एनसीईआरटी लिख रही है तो ये बता देता हूँ कि ये हार्ट रेट को बढ़ा देता है बस, और कुछ ज्यादा इसका रोल नहीं है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। ठीक है गाइस, तो अब अगली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले ये बता देता हूँ। अगली क्लास में है कोकेन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे कि ये पौधा काय का है, धतूरा का पौधा है। उसके बाद में पढ़ेंगे बार्बिचुरेट्स क्या होते हैं, एम्फिटामिन्स और बेंजोडाइजिपिन्स क्या होते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे स्मोकिंग से क्या नुकसान होता है, और और फिर उसके बाद में जो भी ड्रग्स हमारी बचेंगी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, चलो, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू सो मच।